जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं हिंदी की पैडागॉजी के कुछ प्रश्नों के बारे में। टोटल हम 30 प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अंतिम में आपने 30 में से कितने अंक अर्जित किए वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 है। प्रैक्टिस सेट लगातार जारी है हिंदी के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट भी। अगर आप अन्य सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा थ्योरी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के 30 महत्वपूर्ण पैडागॉजी के प्रश्न। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि भाषा अर्जन जो होती है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, यहाँ पर वो बताना है आपको, ठीक है। तो क्या ये एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, यह समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने का स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह इसमें केवल व्याकरण नियमों से रटा जा सकता है, या फिर आपका इसमें बच्चों को बहुत अधिक अभ्यास करना पड़ता है। तो देखिए भाषा जो है, भाषा दो प्रकार से सीखी जाती है। एक होता है आपका भाषा अर्जन करना और एक होता है भाषा का अधिगम करना। अर्जन करना क्या होता है, जिस भाषा को आप बिना किसी व्याकरण, बिना किसी नियम, बिना किसी अभ्यास और बिना किसी ज़्यादा परिश्रम के जो है जान लेते हैं या जिसे सीख लेते हैं, वो होती है भाषा अर्जन। जैसे आप परिवार से बातचीत करके दौरान और आस पड़ोस के लोगों से बातचीत के दौरान जो भाषा आप सुनते हैं, सीखते हैं, वो होती है अर्जन। और अधिगम क्या होती है, जो प्रयास पूर्ण हो, जो एक निश्चित वातावरण में नियम व्याकरण के द्वारा सीखी जाए, वो होती है अधिगम। तो यहाँ पर जो है अर्जन पूछा था ना, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यह है क्या, यह समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने का स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा भाषा अर्जन के संदर्भ में, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर यानी कि पीआरटी लेवल पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है मतलब उसको पहले आप अंडरलाइन किया करिए असत्य वाले को, ठीक है। तो असत्य का मतलब जो आपका ऑप्शन गलत बता रहा होगा वही यहाँ का सही आंसर बनेगा, ठीक है, असत्य के वे में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परमार्जन करते हैं, पहला ऑप्शन। सेकंड कह रहा है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना के साथ विद्यालय आते हैं, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, या फिर सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों को बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर गलत पूछा था, तो गलत यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ का गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बच्चों की मातृभाषा में कक्षा में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि होता क्या है कि मातृभाषा के अनुसार जो है बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 1 से 5 के बीच में मातृभाषा अनिवार्य होती है, बाकी 6 to 8 अगर हो सके तो वहाँ पर भी मातृभाषा में ही शिक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो मातृभाषा जो है जरूरी होती है शिक्षा देने में, यानी कि बच्चा जो भाषा सीख कर आए हो, स्थानीय भाषा या मातृभाषा बहुत आवश्यक होती है पीआरटी लेवल पर। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधिकारिक कक्षा में वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत नाम है इनका, ठीक है। इन पर आधारित कक्षा में किस पर अधिक बल दिया जाता है, तो क्या कविता दोहराने पर, कहानी सुनाने पर, कार्य पात्रकों पर, या फिर परस्पर अंतःक्रिया पर। तो ये सोशल इंटरेक्शन यानी कि जो है समाज से परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है वाइगोत्स्की क्लास के आधार पर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, बच्चा जो है जो सीखता है वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। अगला प्रश्न, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के में मुख्य उद्देश्य का आधार क्या है, अंतर जो है मुख्य अंतर का आधार क्या है, ठीक है। तो क्या भाषा की जटिल संरचनाएं हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं, लिखित आकलन है, या फिर भाषा में उपलब्ध परिवेश है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा का उपलब्ध परिवेश, ठीक है। भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या होता है, उपलब्ध परिवेश का, यानी कि भाषा जो अर्जन करते हैं उसका कोई परिवेश आवश्यक नहीं है, जहाँ पे होगा वहाँ पे आप जैसे तैसे सीख लेंगे। लेकिन अर्जन में जो होता है, भाषा अधिगम में जो है
एक वातावरण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो क्या गणितीय विकार से, पठन विकार से, लेखन विकार से, मानसिक विकार से? तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिस्लेक्सिया का ऑप्शन बी, यानी कि पठन विकार से। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होता है? लिखने से। डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी कक्षा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो हिंदी कक्षा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, फिर यहाँ पर निगेटिव पूछा तो इसको करिए अंडरलाइन। उसके बाद जो पॉजिटिव वाला हो वही उठा के यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाना, या फिर हिंदी भाषा के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना, या फिर आपका जो है सुनी गई बातों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना, या फिर संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाना और पढ़ना। तो यहाँ पूछा था शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर। तो व्याकरण, इसमें आप जो है बी के साथ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्याकरण नियम जो था कंठस्थ कराना। तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। हमने टैग वर्ड में कौन से आपके ऑप्शन सही होंगे, कौन से शब्दावलियाँ मिलेंगी, तो आप ऑप्शन को सही मानेंगे। कौन से शब्दावलियाँ मिले तो आप ऑप्शन को गलत मानेंगे। तो उसमें आप देखेंगे तो कंठस्थ, रटना, परीक्षा और मूल्यांकन इत्यादि को हमने निगेटिव बताया था, ठीक है, केवल मात्र इत्यादि को, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट है भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? क्या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, या फिर सुनना बोलना एक निष्क्रिय कौशल है, फिर सभी एक दूसरे अंतःक्रिया करते हैं, या फिर आपका लिखना सबसे महत्वपूर्ण कौशल है? तो लिखना सबसे महत्वपूर्ण कौशल नहीं है, ठीक है, और ये निष्क्रिय कौशल भी नहीं है, और ये क्रम से नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से अंतःक्रिया के द्वारा होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है यह अंतःक्रिया के द्वारा होते हैं, ठीक है, क्रम इनका निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? जो चित्र होते हैं, चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्र की शोभा बढ़ाने में, या फिर पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, या फिर चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, या फिर चित्रों में पाठ लिखना आसान हो जाता है? तो देखते हो कुछ लेशन होते हैं जिसमें से जैसे कहानी हो गई, कविता हो गया, एकांकी हो गया, उसमें जो है पात्रों को दिखाया जाता है, यानी चित्रों को दिखाया जाता है। तो वो क्यों दिखाया जाता है ऐसा पूछा, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उसमें चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसकी जो सफलता होती है किस पर निर्भर करती है? समय अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, या फिर भाषिक नियमों के ज्ञान पर? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्याओं के कारण की सही पहचान करना। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो जो बच्चा सीख रहा है, बच्चा सीखने में कहाँ पर गलती कर रहा है, क्या कारण है, तो उनकी पहचान करना आपका उपचारात्मक कहलाता है। और अगर यहाँ पर निदात्मक होता तो समस्या जो आई थी उसको समाप्त करना, ख़त्म करना निदात्मक कहलाता है, ठीक है। तो पहचान करना उपचार कहलाएगा और ख़त्म करना निदान कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी डैश डैश वाक्य अभिन्न अंग है। तो क्या सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग है, या फिर सभ्यता साहित्य, या फिर संस्कृत साहित्य, या फिर संस्कृत चुनौती का? तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? ये जो है बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता है वह संस्कृत का अभिन्न अंग है, यानी कि ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक में कार्टून भाषण, विज्ञापन आदि के भाषा दक्षता में विकास है। तो क्या इसमें जो भाषा प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक में कार्टून बने होते हैं वो भाषण, विज्ञापन आदि के, तो भाषा की दक्षता में विकास में क्या बाधक है, निरर्थक है, या फिर अनुपयोगी, या फिर सहायक है? तो क्या इसमें से सही ऑप्शन क्या बनेगा? तो सही जवाब हो जाएगा जो ये सभी कार्टून इत्यादि बने होते हैं, भाषण, विज्ञापन, ये हो सभी होते हैं सहायक भाषा सीखने में, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नॉन चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? तो जो नॉन चॉम्स्की थे महोदय थे, इन्होंने भाषा सीखने की क्षमता को कैसे बताई? क्या अर्जित की जाती है, जन्मजात होती है, अनुकरण होती है, फिर बिल्कुल भी नहीं होती? तो इन्होंने क्या कहा है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ठीक है। एलएडी नामक जो यंत्र होता है वो बच्चे में जन्मजात होता है, यानी भाषा अर्जन की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है
एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, यहाँ तक हो चुका था आपका। अगला है 13 नंबर प्रश्न, पठन का अर्थ क्या है? पठन का अर्थ होता है क्या वर्णमाला को पहचानना, वाक्यों का स्पष्ट पढ़ना, या फिर पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, या फिर शब्दों का उच्चारण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पठन का अर्थ होता है पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ जो आपने पढ़ा है उसका अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है लेखन कौशल में? सुंदर हस्तकरण, या फिर वर्तनी में शुद्धता, या फिर विचारों की अभिव्यक्ति, या फिर तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विचारों की अभिव्यक्ति। जो पीआरटी लेवल पर यानी प्राइमरी लेवल पर बच्चा जो लिखता है, तो जरूरी नहीं कि वो सुंदर लिख रहा हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि उसकी वर्तनी ही शुद्ध है, जरूरी ये है कि बच्चा जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कहानी सुनने से। कहानी सुनने से क्या होता है? बच्चों में एकाग्रता होकर जो बच्चे होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्र होकर बैठते हैं, या फिर बच्चे अनुशासित होकर रहते हैं, या फिर बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन का विकास होता है, फिर बच्चे प्रसन्न होते हैं कहानी सुनने से। तो कहानी सुनने से इनमें से क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बच्चों में कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश यानी कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है? तो क्या कक्षा में रंगीन कविताएं लिखना, या फिर कक्षा की दीवारों पर चार्ट पोस्टर लिखित सामग्री का होना, या फिर महंगी सामग्री का होना, या फिर आपका ऑप्शन डी कह रहा है केवल पाठ्यपुस्तक का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी तो वैसे भी कट जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधा पहले मिल गया केवल मात्र, तो ये तो पहले ही कट गया। अगला है महंगी सामग्री का प्रयोग, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी जरूर महंगी चीज़ें लगी हों ऐसा जरूरी नहीं होता है। कक्षा में रंगीन कविताएं लिखना, तो ये भी जरूरी नहीं, लेकिन जरूरी क्या है? ये कक्षा की दीवारों पर चार्ट लगे हों, पोस्टर लगे हों और लिखित सामग्री होनी चाहिए। ठीक, तो ये मुद्रित समृद्ध परिवेश का अर्थ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा में आकलन का क्या अर्थ होता है? तो भाषा में आकलन का अर्थ क्या होता है? बच्चों को नंबर देना, तो नंबर देना नहीं होता, बच्चों की त्रुटियों को गिनना, या फिर आपका व्याकरण भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, या फिर व्याकरण का ज्ञान जांचना। तो आकलन का अर्थ क्या होता है? तो आपका व्याकरण का ज्ञान जांचना, ये भी आपका कटेगा। ठीक है, ये भी आपका कट जाएगा। बच्चों की त्रुटियों को गिनना, ये भी कट जाएगा। भाषा प्रयोग की दक्षता का आकलन करना, या बच्चे भाषा किस तरह से जो भाषा है उसका किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जा रही है वो कैसी होनी चाहिए? त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा कैसी होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा, या मातृभाषा, या फिर संस्कृत। तो एनसीएफ 2005 बता चुका है, एनसीएफ 2005 इस पर जोर डालता है कि जो भाषा हो पहली भाषा उसमें मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो पीआरटी लेवल यानी कि कक्षा 5 पर आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो कौन सी होगी आपकी? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, या फिर पाठ्यपुस्तक विधि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आगमन विधि। ठीक है, जिसमें आप पहले जो है उदाहरण दें, उसके बाद फिर आप सिद्धांत की तरफ जाएं। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, एक समावेशी कक्षा है। समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है? जिसमें विभिन्न प्रकार के बालक एक ही क्लास में पढ़ें। ठीक है, तो क्या प्रतिभाशाली बच्चों पर अधिक ध्यान देना चाहिए? तो नहीं, आप सिर्फ प्रतिभाशाली पर अधिक ध्यान नहीं देंगे, सब पर बराबर ध्यान देंगे। कमज़ोर बच्चों को उपेक्षा करनी चाहिए? नहीं, यहाँ पर कमज़ोर को भी बराबर आप देखेंगे। विभिन्न प्रकार के द्रव्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, या फिर बच्चों को बहुत गहरा गृहकार देंगे। तो गृहकार भी आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में आप विभिन्न प्रकार के दृश्य और श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसमें जो जिनको कम दिखता हो, जिनको कम सुनता हो, या जिनको कम समझ आता हो, सब बराबर से सीख सकें। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह कथन स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय, या फिर अनुचित है? तो देखिए, बच्चे जो होते हैं वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा में अपनी बात कहते हैं, ऐसा स्वाभाविक होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न,
प्रश्न कह रहा है कि सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोलकर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, या फिर बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, या फिर मौन पठन करना। तो सस्वर पठन क्या होता है? तो सस्वर पठन ये क्या होता है? ये होता है बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्यवघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, या फिर ऑप्शन डी नहीं ये होता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें डी, यानी कि भाषा सीखने के मातृभाषा का व्यवघात होता है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो किसके आकलन में मदद करता है? तो पोर्टफोलियो जो होता है किसके आकलन में? बच्चों के अनुशासन में, बच्चों की क्रमिक प्रगति में, बच्चों के स्वास्थ्य में, या फिर शिक्षण कार्य में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, बच्चों की क्रमिक प्रगति में। ठीक है। और पोर्टफोलियो जो होता है बच्चे का संपूर्ण उसमें जो है सारी चीज़ें लिखी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो क्या अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, या भाषा प्रयोग, या फिर अभिव्यक्ति? तो रचनात्मकता यानी रचनात्मकता पर, यानी कि बच्चा करके सीखे पर बल देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह क्या होता है कविता शिक्षण का? तो क्या शब्द भंडारण बढ़ाना, व्याकरण सिखाना, रसानुभूति व आनंदभूति का, या फिर गायन सिखाना? जो कविता होती है उस कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो ये रसानुभूति एवं आनंदभूति के लिए। ठीक है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? साहित्य विधियों की परिचित कराना, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन व आनंद प्राप्ति में जो सार्थक बनाना, या फिर कठिन शब्दार्थों के अर्थ पूछना, या फिर केवल परीक्षा पास करना? तो केवल वाला तो वैसे भी कटा। ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन व आनंद प्राप्ति के लिए में सार्थक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? भाषा जो अभ्यासों के वैविध्य, या फिर भाषाओं के पाठों की संख्या, या फिर विषय वस्तु में वैविध्य, या फिर भाषा की विभिन्न छटाएं? तो इसमें सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, पाठों की संख्या सबसे कम महत्वपूर्ण होगी। पाठों की संख्या नहीं, पाठों की संख्या जरूरी नहीं है कि कितनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सूत्र में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ जो है भाषा सीखने में कैसा हो अनिवार्य है? जो विद्यालय पढ़ाई लिखाई में, भाषा प्रयोगशाला में, पारिवारिक संवाद में, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षा का उद्देश्य डैश डैश में सहायक होता है। तो क्या व्याकरण के नियमों को रटने में? तो नहीं, ये नहीं होगा आपका। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने में, या फिर भाषा की परिभाषाओं को याद कराने में? तो याद कराने में भी नहीं होगा, मुहावरा का प्रयोग में भी नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे आज के जो है हिंदी पेडागॉजी के पूरे 30 प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और इस वीडियो में आपको क्या कमियां लगी, क्या पसंद आया, नहीं पसंद आया, आप नीचे कमेंट करेंगे। और 3 से आपको कितने अंक मिले ये भी आप नीचे कमेंट करिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।